नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, ब्यावर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। वर्ण व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानने से पहले हम वर्ण के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैसे तो वर्ण क्या है, आप सभी इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं। फिर भी सामान्य रूप से वर्ण की जब हम बात करते हैं या वर्ण व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण समाज को 4 कार्यात्मक विभागों में विभाजित किया गया था, जिनको हमने क्रमशः क्या नाम दिया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भारतीय मनीषियों द्वारा यह कहा गया कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक जीवन को कार्यात्मक रूप से उपयोगी बनाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्था में समाज और व्यक्ति दोनों को समान रूप से ही क्या किया गया? महत्व दिया गया, क्योंकि जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित विकास, उसके लिए समाज का विकास भी बहुत आवश्यक है। वहीं सामाजिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए व्यक्ति के विकास की समुचित सुविधाएं भी आवश्यक है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक जीवन को स्थायित्व भी प्रदान करती है, अर्थात यह वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन को भी प्रभावित करती है। तो वर्ण व्यवस्था है कि क्रियात्मक रूप से संपूर्ण जो समाज है उसका 4 भागों में विभाजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था है। हम वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो कई विशेषताएं हैं जो कि वर्ण व्यवस्था में पाई जाती है। पहले जब हम बात करते हैं तो कहते हैं पहला या जिसकी पहली विशेषता है वह है वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित स्तरीकरण बनाती है। समाज में इसके द्वारा एक स्तरीकरण का निर्माण होता है वर्ण व्यवस्था के द्वारा, जो कि किस पर आधारित होता है? गुण और कर्म के आधार पर। जैसा कि गीता के 4th जो अध्याय थे उसमें श्री कृष्ण ने कहा था कि यह व्यवस्था व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित थी। हालांकि पहले व्यक्ति के वर्ण के निर्धारण में जन्म पर आधारित स्तरीकरण को ही मान्यता दी गई थी, यानी व्यक्ति ने जिस वर्ण में जन्म लिया है वह उसी वर्ण का सदस्य है और आजीवन उसी वर्ण के अंतर्गत वह रहेगा। किंतु प्रारंभ में तो व्यक्ति के गुण और कर्म को महत्व दिया गया। तो गुण और कर्म पर आधारित जो स्तरीकरण था वो वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता रही है। श्रम विभाजन पर आधारित स्तरीकरण, वर्ण व्यवस्था में ये निर्धारित था कि कौन से वर्ण किस व्यवसाय को अपनाकर अपना जीविकोपार्जन करेंगे। उस समय चारों वर्ण अपने अपने निर्दिष्ट व्यवसाय को अपनाकर समाज की उन्नति में क्या करते थे? सहयोग देते थे और अपने अपने दायित्वों का निर्वाह भी करते थे। यानी हर वर्ण के व्यवसाय जो थे वो फिक्स थे, उसी व्यवसाय को उसी वर्ण का व्यक्ति कर सकता था और उसके द्वारा स्वयं की भी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करता था और समाज की उन्नति में भी सहयोग देता था। तीसरी जो वर्ण व्यवस्था की विशेषता है कि वर्ण व्यवस्था शक्ति तथा अधिकारों का निश्चित संस्तरण है। यानी वर्ण व्यवस्था में विभिन्न वर्णों के अधिकार और उनकी शक्तियां निश्चित थी। हर वर्ण के कुछ अपने अधिकार थे, उनकी कुछ शक्तियां थी। उदाहरण के लिए हम ऐसे बता सकते हैं कि भाई ब्राह्मणों को इस संस्तरण में सबसे उच्च स्थान प्राप्त था, उसके बाद क्षत्रियों को, फिर वैश्यों को और अंत में शूद्रों का स्थान था, जो संस्तरण में हम क्या कह सकते हैं? सबसे निम्न था। सभी वर्ण अपनी शक्ति और अधिकारों का प्रयोग सामाजिक दृष्टि से उपयोगी मानते हुए करते थे। धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था धार्मिक जो मान्यताएं उनसे संबद्ध हो गई, उनसे जुड़ गई और वर्णों में परस्पर उच्च और निम्न का संस्तरण पनपने लगा। इसमें उच्चता और निम्नता का संस्तरण आने लगा। चौथी जो वर्ण व्यवस्था की विशेषता है वो आध्यात्मिकता पर बल, यानी वर्ण व्यवस्था आध्यात्मिकता पर बल देती है। आध्यात्मिकता
भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। इस कारण वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण में धर्म को प्रमुखता प्रदान कर भौतिक सुख सुविधाओं को क्या दिया गया है, गौण स्थान दिया गया है। जो है वो क्या है, धर्म है, धर्म सर्वोपरि है, जबकि भौतिक सुख सुविधाएं क्या है, गौण है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक संघर्षों को जन्म देती है, ये सभी हम जानते हैं। इस कारण वर्ण व्यवस्था में धर्म को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया, जिससे व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहकर और अपने धर्म पालन में तत्पर रहे। इस वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता ये भी कह सकते हैं कि इसमें सामाजिक कल्याण के साथ साथ व्यक्तिगत हितों की पूर्ति का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पांचवी जो वर्ण व्यवस्था की विशेषता है वो है श्रम विभाजन और विशेषीकरण, जिसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता ये रही है कि इसमें श्रम का विभाजन जितने भी वर्ण थे, विभिन्न वर्ण थे, उनमें निश्चित था। यानी व्यक्ति को प्रारंभ से उस व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाता था जो उस वर्ण के लिए निर्दिष्ट था या उस वर्ण के लिए जो कि व्यवसाय माना गया था। इससे उस व्यवस्था में क्या हुआ, व्यक्ति को निपुणता प्राप्त हो गई, या जिसको हम कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन उसका हो गया। और व्यवसाय के मार्ग में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसका निराकरण अपने आप ही हो गया। यानी एक व्यक्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस व्यवसाय को अपनाने लगा, उस व्यवसाय को करने लगा, तो उस कार्य में दक्ष हो गया, निपुण हो गया, और जितनी भी बाधाएं थी उनका निराकरण स्वतः ही हो गया। परिणाम स्वरूप वर्ण व्यवस्था योग्यता का विकास भी हो जाता है। यानी इससे क्या होता है कि आप योग्य भी हो जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस भी आ जाता है। इस विशेषीकरण की विशेषता के परिणाम स्वरूप ही भारतीय समाज के क्षेत्रों में क्या रहा, हमारा समाज अग्रणी रहा। भाई कोई कार्य आप बार बार कराएंगे तो आप में क्या होगा, आप विशेषीकृत हो जाएंगे उस कार्य में, स्पेशलाइजेशन आपका हो जाएगा। तो श्रम विभाजन यानी विभिन्न कार्यों का बंटवारा कर दिया इसके अंतर्गत, और विशेषीकरण भी उत्पन्न हुआ। वर्ण व्यवस्था की जो दूसरी विशेषता है वो है गुणात्मक प्रेरणा, क्वालिटेटिव मोटिवेशन। वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता ये इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिए प्रेरित करती है। यदि वह अपने वर्ण धर्म की अनुपालना करेगा तो एक सामाजिक व्यवस्था में उसे उच्च स्थान प्राप्त होगा, और इसके साथ ही आगामी जीवन में भी उसे उसका फल मिलेगा। तो वो चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा करे, तो ये इसे एक गुणात्मक प्रेरणा देता है, और ये प्रेरणा व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन के लिए भी क्या करती थी, प्रेरित करती रही। एक और विशेषता है वर्ण व्यवस्था की जिसे हम कहते हैं पुनर्जन्म एवं कर्म का सिद्धांत पर बल। यानी वर्ण व्यवस्था पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर बल देती है। वर्ण व्यवस्था में पुनर्जन्म की धारणा और कर्म के सिद्धांत पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। इसके पीछे ये भावना भी हो सकती है कि ईश्वरीय जो शक्ति है उससे पुनर्जन्म की और कर्म के सिद्धांत जो है वो जुड़ा होता है। भगवान से ही क्या है, पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं इसके कारण व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति से संतुष्ट रहे। व्यक्ति ये जानता है कि अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा तो मेरा पुनर्जन्म क्या होगा, अच्छा होगा। अगर बुरे कर्म किए जाएंगे तो उसका जो पुनर्जन्म होगा वो भी क्या होगा, बुरा होगा। तो इस कारण व्यक्ति सदैव अच्छे कार्यों को प्रेरित रहता है ताकि उसका जो पुनर्जन्म है वो अच्छा हो सके। इस डर के कारण या इस ईश्वरीय शक्ति में विश्वास के कारण सदैव वे अच्छे कार्यों के लिए या अपने जो कर्तव्य हैं उनको उचित ढंग से करने के लिए प्रयासरत रहता है। एक विशेषता और है परंपरागत व्यवसायों का निर्धारण। वर्ण व्यवस्था की ये विशेषता रही है कि इसमें प्रत्येक वर्ण के परंपरागत व्यवसाय निर्धारित होते हैं। इस कारण व्यक्ति को नए व्यवसाय तलाशने की भी क्या होती है, चिंता नहीं रहती है कि भाई वो क्या व्यवसाय करेगा। वह अपने जो वर्ण से व्यवस्थित व्यवसाय होते हैं उन्हीं को अपनाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि निश्चित व्यवसाय का निर्धारण वर्ण व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, वर्ण व्यवस्था की विशेषता।
धन्यवाद।